अब इस कार्यक्रम के अगले क्रम में डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भाई दीक्षित जी, अशोक मेहता जी और भाई अमरपाल सिंह जी, साथ ही विद्वत समाज जो यहाँ उपस्थित है, एक विषय का प्रवर्तन आपके सामने दो वक्ताओं के द्वारा हुआ है। पूर्व पक्ष के रूप में चंद्र प्रकाश जी ने अपनी बात कही, उसी को आगे बढ़ाते हुए भाई अशोक मेहता जी ने अपनी बात कही। लेकिन एक मूल प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूँ ये है कि शिक्षा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। तो यदि ये एजुकेशन का माने विद्या ही है तो क्या इस एजुकेशन पॉलिसी में कहीं पर भी उस मुक्ति की चर्चा है क्या? जो अभी भाई अशोक मेहता जी ने बात कही, वो सारी स्ट्रक्चर के अंतर्गत कैसे हम उस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएं और कैसे वो एजुकेशन हमको मदद कर सकती है, इससे संदर्भ के संबंध में बातें की। एक दूसरा पक्ष जिसको हम कहते हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और भारत विश्व गुरु था और हम फिर से विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस विश्व गुरु में जो हमने वैज्ञानिक तैयार किए थे, चरक और सुश्रुत जैसे डॉक्टर थे, जिसमें वाराह मिहिर जैसे वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट जैसे लोग थे, अपाला जैसी विदुषियाँ थीं, क्या वो इस शिक्षा पद्धति की देन थे या उस शिक्षा के बारे में हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं? जो ये हॉल में जो उपस्थित वर्ग है, जो वक्ता लोग हैं, वो सब एकांगी लोग हैं जिन्होंने केवल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को जाना है, समझा है, उसमें पढ़ने की योग्यता प्राप्त की है, लेकिन इसमें से एक भी विश्व गुरु न बना है न बनने की योग्यता रखता है। मैं क्षमा पूर्वक ही कहना चाहता हूं। जो विश्व गुरु जिस शिक्षा ने हमको बनाया, उस शिक्षा का तो एक भी प्रतिनिधि नहीं। वो जो शिक्षा गुरुकुल में सीमित होकर के रह गई है और आजकल शायद केवल शंकराचार्य आश्रमों में सिमट करके रह गई है, उसकी प्रतिनिधित्व तो इस शिक्षा नीति में कहीं होता नहीं। तो जो हम पराविद्या और अपरा विद्या की बात करते हैं, तो क्या केवल अपरा विद्या से ही भारत विश्व गुरु बनेगा? भारत तो विश्व गुरु बना था पराविद्या के कारण, तो पराविद्या की तो इसमें कहीं कोई चर्चा है नहीं। अब सवाल आता है कि जो पैरामीटर्स हैं पराविद्या और अपरा विद्या के, क्या वो कहीं मिलते हैं? क्या हम इस अपरा विद्या के माध्यम से पराविद्या की तरफ भी बढ़ सकते हैं क्या? या ये दोनों पॉइंट कहीं कन्वर्ज होते नहीं, कहीं मिलते नहीं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं, अलग अलग प्रकार के गुरु हैं, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी जी। तो इस पूरे पैराडाइम को समझने के लिए 4-5 चीज़ें समझना आवश्यक है, चाहे वो पराविद्या हो या अपरा विद्या हो। सबसे पहले आवश्यकता है कि गुरु कौन होगा। जैसे ही गुरु तय करते हैं वैसे ही विषय का निर्धारण होता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे ही आप विषय का निर्धारण करते हैं वैसे ही गुरु का भी निर्धारण हो जाता है। पाना चाहते हैं आप स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान, आपने डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है, फिलॉसफी में दाखिला ले लिया, तो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान क्या होगा? क्या आप सेल्फ को समझेंगे वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर के?
एक मेरे मित्र कहा करते थे इस गीता के एक श्लोक में वो कहीं अटक गए, तो उन्होंने कहा कहाँ जाऊं मैं, तो संस्कृत के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी उस समय उनके पास गई। उन्होंने श्लोक पढ़ा और फिर कहा देखिए क्षमा करिएगा, मैंने तो केवल उदर भरण के लिए शिक्षा प्राप्त की थी, ऊपर टॉप तक मैं पहुंच गई, मैं इस श्लोक को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हूं। फिर वो उस श्लोक को लेकर के फिलॉसफी डिपार्टमेंट चले गए मित्र के साहब इसका श्लोक का जरा अर्थ मुझे समझा दीजिए। उनका देखिए हमने तो स्पिनोजा पढ़ा है, कुछ एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स पढ़े हैं, कुछ इंडियन फिलॉसफी किताब पढ़ी है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन की किताब पढ़ी है, उसमें इस श्लोक का क्या अर्थ होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। तो जैसे ही आपने अपना उद्देश्य सब्जेक्ट मैटर तय किया, वैसे ही आपको अपना गुरु का भी निर्धारण करना पड़ता है। कोई चर्चा इसके बारे में उच्च शिक्षा नीति हमारी करती नहीं। अब फिर से एक सवाल उठता है, क्या विषय पहले आएगा, अध्यापक पहले आएगा, या जो शिक्षार्थी है वो पहले आएगा? शिक्षा किसको देनी, किसको प्राप्त करनी, किसके मन में ये जिजीविषा है कि मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है? तो जिसके मन में शिक्षा प्राप्ति का भाव है उसके मन में केवल इतना सा है कि किसी तरीके से एक सर्टिफिकेट मिल जाता और किसी तरीके से एक सरकारी नौकरी मिल जाती। उसके लिए क्या विषय और क्या अध्यापक। आपने अभी परीक्षा बीती है, आपने बहुत सारे फोटो अखबारों में देखे होंगे कि किस प्रकार से छात्र और उनके अभिभावक दीवारों पे चढ़ चढ़ करके नकल करवा रहे थे। तो क्या ये शिक्षा का रूप है या ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने का रूप है? उनका इससे क्या लेना देना, क्या विषय है और क्या अध्यापक है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन? उनका केवल अर्जुन की आंख की तरह केवल एक ही चीज़ है, किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी क्यों मिल जाए? जिससे कि काम कुछ ना करना पड़े और वेतन ढेर सारा हो। सरकार, भाई साहब ने चर्चा की थी SDG 40, UN का रेजोल्यूशन है। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी का उद्देश्य है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी तैयार करना, जिसमें सबको समान अवसर दिए गए, ये मान करके सबके पास समान योग्यता है। ये अपने आप में एक बड़ा फॉल्टी थीसिस है कि सब में समान योग्यता है और सब समान रूप से योग्य हैं कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और हम सब समान रूप से, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। महाभारत की ओर आपके लेके चलना चाहूँगा। 105 विद्यार्थियों को द्रोणाचार्य जी शिक्षा देते थे, 100 कौरव और 5 पांडव। क्या सबकी योग्यता बराबर थी और सबने समान रूप से सीखा? क्या सबने समान रूप से सीखा? 5 पांडवों ने भी समान रूप से नहीं सीखा। जो बार बार ये बात करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन आप एक जैसी तैयार कर दीजिए, एक तरह का विद्यार्थी आपको निकलने लगेगा। यदि ऐसा होता तो 105 के 105 विद्यार्थी एक सी बात करते। और शिक्षा प्राप्ति के बाद भी दुर्योधन क्या कहता था? ये तो मुझे मालूम है धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जिस विद्यार्थी की प्रवृत्ति ही धर्म की ओर नहीं बढ़ी, आप उससे ही अपेक्षा कर रहे हैं कि धर्माचार्य हो जाएगा, ये धर्म की बात करेगा और ये फिर धर्म युद्ध में शामिल होगा। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, विद्यार्थी क्या होगा, स्टूडेंट और लर्नर में अंतर क्या है, और शिक्षक में, शिक्षक के 2 रूप हैं।
अंग्रेजी में कहते हैं उसको टीचर और ट्यूटर, और संस्कृत में दो उसके लिए शब्द हैं, वाणिज, शिक्षा वाणिज, क्या शब्द है वो, कालिदास ने भी इस्तेमाल किया है, महाभारत में भी उस शब्द का प्रयोग आया है। ज्ञान पन्ने वाणिज, ट्यूटर। तो ज्ञान पन्ने वाणिज के माने हुआ कि मैं अपना ज्ञान केवल व्यापार के लिए उपयोग कर रहा हूं। ठीक है सर। तो जो हमारे अध्यापक हैं, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया है, क्या मैं वास्तव में अध्यापक हूं या ज्ञान पंज वाणिज हूं? मैं तो एक सरकारी सेवक हूं भाई। सरकार मुझे नौकरी दे रही है, सरकार ने एक कोर्स करिकुलम बताया है, सरकार के एक नियम है, इसको पढ़ाना है, इसको नहीं पढ़ाना है। क्या हर विद्यार्थी, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या, और हम सब यूनिवर्सिटी सिस्टम में पढ़े हैं, क्या हम जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पढ़े थे वो सब शिक्षा लेने के लिए ही पढ़े थे क्या? एडमिशन ले लिया, क्लास में बाहर घूम रहे हैं, ये शिक्षार्थी का निशान है या विद्यार्थी का निशान है? ये शिक्षार्थी का निशान नहीं है, ये विद्यार्थी का निशान है, जो विद्या की अर्थी निकालने पे तुला हुआ है। और हमारे अध्यापक गण, हमारे जो परिवार के सदस्य गण हैं, वो भी खूब इसमें सहयोग करने को तैयार रहते हैं। जब इतनी सब चीजें तय हो जाएं, इसके बाद सवाल आता है टीचिंग मेथड क्या होगा। जो ये टीचिंग मेथड हम कर रहे हैं, यहाँ अपना रहे हैं, इसको वेस्ट में कहते हैं लेक्चर मेथड। और लेक्चर मेथड को जो टीचिंग मेथडोलॉजी की किताबें हैं उसमें सबसे खराब मेथड माना गया है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में तो हमारे टीचर्स कहा करते थे, जो हमारे सीनियर्स थे, जिनके कंधों पर हम खड़े हुए हैं, लेक्चर देते हैं हम लोग जाकर के, टेक्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करते। टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने का काम तो डिग्री कॉलेज में होता है। लेक्चर मेथड के मायने हैं जैसे चर्च में पुलपिट पे पादरी खड़ा होता है और वो कहता है कि आप सब लोग पापी हैं, मेरे पास सीधा ज्ञान आया हुआ है, मैं आपको ज्ञान बता रहा हूं, बिना क्वेश्चन किए हुए उसको मान लीजिए। ये होता है लेक्चर मेथड। इस लेक्चर मेथड से कभी कोई विद्वान पूरे विश्व में पैदा नहीं हुआ। आपके जितने फिलोसोफर्स हैं, यदि आप उन किताबों को देखें, उपनिषद को, तो वहाँ डायलॉग मेथड को यूज किया गया। ग्रीक फिलोसोफर्स को यदि आप देखें तो चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो अरिस्टोटल हो, डायलॉग मेथड को यूज किया गया। और जैसे ही आप डायलॉग मेथड यूज करते हैं वैसे ही बच्चा एक इंटरैक्टिव मोड में आ जाता है। जैसे ही इंटरैक्टिव मोड में आया, उसकी बुद्धि ने काम करना शुरू किया। और सिलेबस फिर क्या होगा? सिलेबस केवल वही होगा जो वो बच्चा पूछ रहा है, उस बच्चे की क्यूरियोसिटी। और आप देखिए, कोई भी बच्चा पैदा होता है वो जन्मजात क्यूरियस होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे काम करता है। वो घड़ी को तोड़ डालेगा, खोल देखने की कोशिश करता है क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी। और हम धीमे धीमे उस क्यूरियोसिटी को मारते हैं। क्या यही अध्यापक का काम है? चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, चाहे वो स्कूल्स हों, डिसिप्लिन के नाम पर हम उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करते हैं और हम कहते हैं कि इसी के माध्यम से वो बच्चा जो है विद्वान बन जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो इससे ज़्यादा भ्रामक बात कोई हो नहीं सकती। फिर मसला आया इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन किसी भी शिक्षा पद्धति में इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन भी दो तरह का है। एक तो वो है कि इवैल्यूएशन विश्वविद्यालय ने कह दिया टॉपर है। अभी 2 साल पहले बिहार के बोर्ड में बच्ची ने टॉप किया था
तो बहुत सारे पत्रकारगण उसका इंटरव्यू लेने पहुंच गए। उसने कहा ये विषय था, उसने कहा ये विषय था क्या? तो पत्रकार महोदय को समझ में आया कि इसने शायद ये विषय नहीं लिया है। उसने फिर मार्कशीट मिलाई, बोले होम साइंस। बोले वो क्या होता है? बोले आपने टॉप किया है। बोले पता नहीं, परीक्षा हुई थी क्या? तो ये है सरकारी सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं बड़े गर्व से मैनेज करना। वो मैनेज हो गया। दूसरी तरफ है सामाजिक मानकीकरण। आप किसी शहर में चले जाइए और जाकर के वहाँ पूछिए, भैया मुझे सबसे अच्छे कचौड़ी वाले के पास पहुँचा दीजिए। चाहे आप पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए, बिना पढ़े लिखे से पूछिए, सब लोग एक या दो दुकानें जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी होंगी, जो बेस्ट होंगी, उसको पहुँचा देंगे। इवैल्यूएशन, सोशल इवैल्यूएशन एंड इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन। ये इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन की जरूरत क्या है? क्या जब आप सोसाइटी में काम करने जाते हैं, कोई आपसे पूछता है आप कहाँ के पढ़े लिखे हैं? आप चाट खाते हैं जाकर के, किसी से पूछते हैं पहले अपना फूड टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा दिखाओ तब मैं आपसे चाट खाऊंगा? आप स्कूटर मोटरसाइकिल ठीक कराते हैं, उससे कहते हैं दिखाओ जरा ITI का सर्टिफिकेट कहाँ है तुम्हारे पास, तब मैं आपसे बात करूंगा? भाई मुझे काम करना है, आपको करवाना है। एक इतना बड़ा पैराफर्नेलिया खड़ा कर दिया इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन के नाम पे। तरह तरह की रोजाना नई एजेंसीज आती चली जा रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन को अपने इवैल्यूएशन पे विश्वास ही नहीं है। BA में एग्जाम पास किया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप ही ने पास किया, आप ही का सिलेबस पढ़ा। MA में जब आ गए तो उनका इम्तिहान दीजिए। विश्वास होता तो आप वैसे ही दाखिला दे देते ना उसको। आप खुद ही अविश्वास कर रहे हैं अपने पढ़ाई को। MA आपके यहाँ से कर लिया, टॉप कर लिया, PhD करना है, फिर एंट्रेंस दीजिए। बोल के बताइए, लिख के बताइए। इतने तरह का आप मैकेनिज्म तैयार करते हैं, फिर कहते हैं जो विद्यार्थी हमारे यहाँ है वो गधा है, हम इसे क्या रिसर्च कराएं, हम इसे क्या पढ़ाएं। फिर उसके बाद डिग्री ले ली, फिर उसके बाद के साहब अब नेट की परीक्षा दीजिए। अब ये नेट की परीक्षा पास कर ली, JRF पास कर लिया, अब फिर क्या? अब फिर से परीक्षा होगी। किसके लिए? अब यूनिवर्सिटी में नौकरी करनी है, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, फिर से परीक्षा दीजिए, फिर इंटरव्यू होगा। क्या ज़रूरत है इस सब की भाई? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कि कोई गुरु द्रोणाचार्य का कोई इंस्टीट्यूशनल परीक्षा हुई हो और वो कोई डिग्री सर्टिफिकेट होल्डर हो, कहते हो कि मैं साहब JRF हूँ, मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। सोशल इवैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन, ये इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन बिल्कुल बेईमानी बात है। जितनी जल्दी इसको ख़त्म कर दिया जाए उतना अच्छा है। और मैं आपको बताऊं, सरकारी नौकरियों में अंग्रेज़ों ने लिखना शुरू किया, डिग्री रिसीव्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आज आप वो रिकॉग्नाइज्ड शब्द छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। ये आपका जो पूरा आडंबर है जो खड़ा हुआ है कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पे, यहाँ कोई दाखला लेने वाला नहीं मिलेगा केवल एक शब्द हटा देने से। क्यों? क्योंकि इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कुछ होता ही नहीं। इनसाइडर, एज एन इनसाइडर, बाल सफेद हो गए मेरे, ये मैं बता रहा हूं आपको। एक शब्द केवल वहां से ड्रॉप करने की जरूरत है, रिकॉग्नाइज्ड। सब लोग अपने आप शिक्षा पर आ जाएंगे और कोई भी डिग्री के चक्कर में पड़ेगा नहीं। संस्कृत डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और केवल संस्कृत डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, इस जो यूरोपियन सिस्टम के इंडो यूरोपियन अमेरिकन सिस्टम की जो यूनिवर्सिटीज जिसकी चर्चा हम आज यहाँ कर रहे हैं,
उसमें कितने संस्कृत के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर संस्कृत का प्रश्न संस्कृत में ही लिखना है? प्रश्न पत्र हिंदी में आता है या अंग्रेजी में आता है और उसका उत्तर भी संस्कृत में लिखना है या अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी वाले से अपेक्षा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, तमाम कह रहे हैं अच्छा ये तो हिंदी में बोल रहा है, अंग्रेजी का अध्यापक है। मुझसे समाज ये अपेक्षा करता है कि मैं जब क्लास के बाहर हूँ तब भी अंग्रेजी प्रयोग करूँ, और वहाँ संस्कृत के विद्वान से अपेक्षा है कि क्लासरूम में भी वो संस्कृत ना बोल दे। संस्कृत पाठशालाओं में बिल्कुल उल्टा है, वो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। और भाई साहब बताएंगे, एक सिलेक्शन कमेटी में तो इतनी धारा प्रवाह उन बच्चों ने संस्कृत बोली कि एक एक्सपर्ट खड़े हो गए कि मैं आपकी मेधा को नमन करता हूं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। और हम पूरी रेजिस्टेंस लगाते थे, पूरी कोशिश करते थे कि ऐसे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी सिस्टम में किसी भी प्रकार से आ न जाए। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। अगला मसला आता है, ये सब हो गया, फंडिंग ऑफ एजुकेशन वो कौन करेगा? एजुकेशन पॉलिसी में एक अरसे से लिखा जा रहा है 6% ऑफ जीडीपी पैसा खर्च होगा। पुराने ज़माने में अल्टेकर साहब की किताब से पता चला कि साहब विद्यार्थीगण अपना भिक्षावृत्ति करके अपना काम चलाते थे। क्यों करते थे भिक्षावृत्ति करके? उन्होंने कहा जब भिक्षा मांगने जाता है विद्यार्थी तो उसको ये पता रहता है कि समाज की क्या समस्याएं हैं, किस घर में रोटी बनी, किस घर में रोटी नहीं बनी, समाज में क्या गतिविधियां चल रही। आज एक टोटल डिस्कनेक्ट है। क्या विद्यार्थी को ये मालूम है आसपास की समस्याएं क्या हैं? बिल्कुल कोई कनेक्शन उसमें है नहीं उसके आसपास। दूसरा काम क्या होता था उस भिक्षावृत्ति से? उसका जो ईगो था उस बच्चे का, वो ईगो समाप्त होता है। आज का जो बच्चा पीएचडी कर लिया है मैंने, अब मैं आपके खेत में काम करूंगा, ईगो जिसको आजकल हम बढ़ा रहे हैं। और जब तक ईगो बनी रही किसी समस्या का निदान हो नहीं सकता। तीसरा क्या होता था? समाज को भी इस बात का भान रहता था कि मेरी ड्यूटी क्या है, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं और ये मेरे लिए पढ़ रहे हैं। क्या हम वापस उसी अवस्था में पहुंचे? सब शिक्षा की स्थिति होगी। आज जब भी वेतन नहीं बढ़ता है तभी वो कहते हैं देश का चाहे कुछ भी हो हमारा वेतन लागू करो। तो उसका कौन शिक्षा का भार व्यय करेगा ये आज तक तय नहीं है। दूसरा उदाहरण इसका महाभारत काल से, गुरु द्रोणाचार्य के जो पिता थे वो आचार्य भारद्वाज जी थे, और जो सबसे बड़ा उस जमाने का विश्वविद्यालय था जहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे वो यही भारद्वाज आश्रम बगल में ही था। शस्त्र और शास्त्र का विद्वान द्रोणाचार्य अपने पिता की मृत्यु के बाद उस भारद्वाज आश्रम को नहीं चला पाया, और उनकी अपनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो अपने बेटे के लिए दूध का इंतजाम भी नहीं कर पाए, और चावल का आटा घोल करके अश्वत्थामा को कृपी पिलाया करती थी। यदि गुरु इस अवस्था में रहेगा तो क्या करेगा? वो अध्यापक द्रोणाचार्य अपना अध्यापकत्व छोड़ करके सरकारी नौकरी में आ गया और उसने ट्यूटर बनना स्वीकार किया। उसने कहा केवल 105 बच्चों को पढ़ाऊंगा। अब 106वां कह रहा था जो एकलव्य के रूप में था कि मैंने आपसे सीखा। क्या ये संभव था?
आज मेरी क्लास में कोई मुझसे कहे कि साहब मैंने तो एसके शर्मा के अंडर में रिसर्च किया है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछेगी कब का आपने रिसर्च कराया, फुल टाइम सर्वेंट तो आप मेरे थे, इसको रिसर्च कब आपने कराया, मुझसे परमिशन ली थी, लाओ जरा सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट का जब सवाल पूछ लिया रसीद कहाँ है, फी रसीद कहाँ है, तो उसको कहते हैं अंगूठा काट लिया। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अभी तक अशेष हैं। वापस इसी मुद्दे पे आए एनईपी पर, तो दो चीज़ों की चर्चा वहाँ लगातार की गई है। एक तो की गई है लैंग्वेज, जो कुछ भी शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी, और उसको जगह जगह लिखा गया यथासंभव। यथासंभव जैसे ही कह दिया तो वैसे ही माननीय अशोक मेहता साहब कोई कोर्ट में जाए मेरी मातृभाषा में, उन्होंने कहा साहब यथासंभव लिखा हुआ है। तो यथासंभव लिखा हुआ है, इसके माने वो समाज के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि अपनी भाषा के लिए आप काम करिए। अब मेरी मातृभाषा क्या है? मेरी मातृभाषा क्या भोजपुरी है या हिंदी है? यदि मैं यहाँ के पढ़े लिखे समाज से पूछूं तो उनको ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उनकी मातृभाषा भोजपुरी है या हिंदी है, तो उनको हिंदी में शिक्षा दी जाए या भोजपुरी में शिक्षा दी जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी नए शब्द बनाए जाएंगे वो संस्कृत से लिए जाएंगे, और इसलिए जब हम किसी भी किताब को ट्रांसलेशन करते हैं तो संस्कृत निष्ठ हिंदी हो जाती है, और फिर वो हिंदी वाले लोग कहते हैं ऐसी भाषा तो मैं बोलता नहीं हूँ। अब ऐसी भाषा आप नहीं बोलते हैं तो इससे ये कहाँ सिद्ध हुआ कि पढ़े लिखे लोगों की भाषा ये नहीं है? तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपकी मातृभाषा क्या है या आपकी होम लैंग्वेज क्या है, किसमें आप ये पुस्तकें लिखेंगे। और वो पुस्तक लिखने की जिम्मेवारी सरकार ने इनडायरेक्टली उस भाषा के लोगों के ऊपर छोड़ दी। दूसरी बात, ये मदर टंग होम लैंग्वेज, ये 11 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है एक पैराग्राफ में, और 2 पैराग्राफ में, पूरी 56 पेज की पुस्तिका में। 56 पेज की पुस्तिका में जो दूसरा शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के मायने ये हैं कि अभी आपके विद्यार्थी को ये समझ ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। संस्कृत का एक श्लोक है कि जिसमें हंस का वर्णन करते हैं, वो हंस कहते हैं वक में, और हंस में क्या है, उनका दोनों का रंग सफ़ेद होता है। उसने कहा हंस दूध पी लेता है, नीर क्षीर विवेक होता है, वक में वो नीर क्षीर विवेक नहीं होता है। यही क्रिटिकल थिंकिंग है। आज की शिक्षा पद्धति जो हम चला रहे हैं पिछले 200 साल से, मैकॉले की शिक्षा पद्धति जिसको कहते हैं, उसमें ये नीर क्षीर विवेक हम नहीं पैदा कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सभी सर ने जिक्र किया, लॉ की एजुकेशन का जिक्र किया, और ये कहा कि विदेश के विश्वविद्यालय यहाँ आ रहे हैं। विदेश के विश्वविद्यालय आए या दूसरे प्लेनेट के आए, यदि आप में नीर क्षीर विवेक है तो आप समझ लेंगे ना सही क्या है गलत क्या है। लेकिन यदि नीर क्षीर विवेक नहीं है तो क्या समझेंगे आप? ब्रांडिंग के आधार पे चलेंगे आप। तो ब्रांड को प्रमोट करना और ब्रांड को रजिस्ट करना, दोनों काम यहाँ साथ साथ दिखलाई दे रहे हैं। हार्वर्ड जो है वो क्या है? ब्रांड है ना। तमाम बच्चे आप कहते हैं नहीं नहीं साहब मुझे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही रिसर्च करना है, ब्रांड है ना। तो ब्रांड, तो यदि ब्रांड है और इंटरनेशनल ब्रांड है तो क्या आप उसको रजिस्ट कर सकते हैं? जब ग्लोबलाइजेशन में SDG 40 की चर्चा आप खुद ही कर रहे हैं, जिसमें UN के पार्ट हैं आप, और UN ने ओपन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन को अप्रूवल दे दिया, आपने खुद ही कह दिया, तो क्या आप इस प्रोसेस को रोक सकते हैं? सिवाय इसके कि आप क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर पैदा करें, आप खुद समझें कि क्या सही है क्या गलत है, बिना इसके संभव नहीं है। लॉ की शिक्षा की बात बार बार कही, हमारे अपने लॉज हैं। कौन से लॉज हैं?
ये सवाल मैंने नहीं उठाया। यहाँ पर तो हम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे बिल्कुल धुर विरोधी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। उनके जस्टिस हुए जो इलाहाबाद के ही रहने वाले थे और जिनके पिताजी बहुत मूर्धन्य एक कांग्रेसी लीडर भी थे, जस्टिस काटजू। उन्होंने ये सवाल उठाया, क्या 12 मैक्सवेल की जो ये 3 लीगल ल्यूमिनरीज हैं, मैं अकेला हूं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाला उन्होंने कहा क्या ये 12 मैक्सवेल के जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हीं के आधार पे लॉ चलेगा? और डीन लॉ भी बैठे हुए हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा तुरंत, इसके अलावा है क्या? इसके माने हम तो अज्ञानी लोग थे। तो ये जो हमको पाठ पढ़ाया गया कि हम विश्व गुरु थे, ये तो मूर्खतापूर्ण बात थी। इसके माने हम कभी विश्व गुरु थे ही नहीं, हमें न्याय करना आता ही नहीं था, हम तो अज्ञानी लोग थे। ये सवाल मैंने नहीं उठाया, ये सवाल जस्टिस मार्कंडे काटजू ने उठाया और उन्होंने कहा कि हमारी अपनी न्याय पद्धति थी और ये न्याय पद्धति के ये सिद्धांत हैं और उसके आधार पर उन्होंने अपने कई निर्णय दिए, न केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी। मामला केवल यहीं तक होता, यहाँ रुक जाता तो अभी ठीक था। जिस कम्युनिटी से आज हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी, उस अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आए हुए एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये जो शिक्षा आप दे रहे हैं लॉ कॉलेजेस में, इससे इसी प्रकार का न्याय चलेगा जिसमें न्याय नहीं है, केवल जजमेंट होता, न्याय नहीं होता। आप अपनी शिक्षा पद्धति के हिसाब से जो आपके न्याय सिद्धांत हैं उनको क्यों नहीं पढ़ाते? ये मैंने नहीं कहा, जस्टिस नजीर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा। बार काउंसिल को डायरेक्शन क्यों नहीं दिया है तो मुझे नहीं मालूम, ये तो लीगल ल्यूमिनरीज बताएंगे। ये जो वेस्टर्न शिक्षा पद्धति है जिसके आधार पर आप पूरा लॉ का ज्ञान खड़े किए हुए हैं, पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, का क्या ये सही पद्धति है? उन्होंने कहा बिल्कुल सही पद्धति नहीं। सब्जेक्ट मैटर, जैसे ही आप सब्जेक्ट मैटर तय करते हैं वैसे ही शिक्षार्थी और शिक्षक तय हो जाता है, सारे रिलेटेड इश्यूज तय हो जाते हैं। इतनी बात कह करके मैं यहीं समाप्त करूँ।